नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले के बाद अलर्ट, सीएम भगवंत मान बोले माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। श्रीलंका में गृह युद्ध के हालात, राजपक्षे सरकार के मंत्रियों नेताओं के घरों पर हमले, आगजनी, सांसद समेत 7 की मौत। यूपी के मुंबई करों के लिए खुलेगा यूपी सरकार का दफ्तर, सीएम योगी ने किया फैसला। कुतुब मीनार परिषद में हिंदू संगठनों ने पूजा करने की मांगी अनुमति, आज हनुमान चालीसा पढ़ने का किया गया है ऐलान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन के बाद टटोला जनता की नब्ज, किए गए विकास के बड़े वादे। पंजाब के मोहाली में शाम इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के गेट पर रॉकेट से हमले के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले को लेकर राज्य सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि मोहाली में हुए विस्फोट की पुलिस जांच कर रही है। जिसने भी हमारे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। मोहाली में सोमवार देर शाम पंजाब पुलिस की खुफिया इकाई के मुख्यालय की बिल्डिंग पर रॉकेट से हमला हुआ है और इस घटना ने सभी को सकते में डाल दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी से पूरे मामले की जानकारी ली है। वहीं पंजाब पुलिस ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा और कड़ी कर दी है। फिलहाल मोहाली के एसपी रविंद्रपाल सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि इसकी जांच जारी है। वहीं यह पूछे जाने पर क्या इसे आतंकवादी हमला माना जा सकता है, उनका कहना है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हम इसकी जांच कर रहे हैं, जिससे साफ हो गया है कि पंजाब पुलिस के खुफिया तंत्र पर हुए इस हमले में आतंकियों की भी साजिश हो सकती है। एसपी रविंद्रपाल सिंह का कहना है कि हमले की तीव्रता ज्यादा नहीं होने के कारण इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ है और किसी तरह का कोई भी नुकसान भी नहीं है। उनका कहना है कि पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और एफएसएल टीम इसकी जांच कर रही है। जल्द ही नतीजे सबके सामने होंगे। श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस घटना से कुछ घंटे पहले महिंद्रा राजपक्षे के समर्थकों द्वारा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों पर भी हमला करने के बाद राजधानी कोलंबो में सेना के जवानों को तैनात किया गया। हिंसा में कम से कम 231 लोग घायल हो गए। देश में सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई झड़प में राजपक्षे बंधुओं की सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद सहित 7 लोगों की मौत हो गई। महिंद्रा राजपक्षे ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को अपना इस्तीफा पत्र भेजा। महिंद्रा ने ट्वीट किया कि मैंने तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। प्रधानमंत्री महिंद्रा ने अपने त्यागपत्र में कहा कि वह सर्वदलीय अंतरिम सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा कि मैं सूचित करना चाहता हूं कि मैंने तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। ये 6 मई को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में आपके अनुरोध के अनुरूप है, जिसे आपने कहा था कि आप एक सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाना चाहते हैं। महिंद्रा ने कहा कि वह जनता के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ ही कैबिनेट भी भंग कर दी गई। महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार पर देश में जारी घोर आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतरिम प्रशासन बनाने का दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश के लोगों को राज्य के बेहतर और बाहर खासा ध्यान रखने पर जोर दे रही है और इसको लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में यूपी सरकार का दफ्तर खोलने का फैसला किया है। इससे अब मुंबई में रहने वाले यूपी के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। यूपी के मुंबई करों के लिए सीएम योगी ने बड़ा फैसला किया है। मुंबई में नौकरी, व्यवसाय और कामगारों के सहूलियत और उनके हितों की रक्षा के लिए योगी का दफ्तर बनेगा। मुंबई में भी अब यूपी सरकार के प्रस्तावित दफ्तर में होंगे और इसके साथ ही यूपी वासियों के लिए राज्य में बिजनेस एनवायरनमेंट और व्यवसाय प्रोत्साहन के आइडियाज भी तैयार करने का फैसला लिया गया है। वहीं यूपी का दफ्तर असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों के हितों की रक्षा में भी काम करेगा। ये फैसला सीएम योगी के निर्देश पर किया गया है। मुंबई में योगी का दफ्तर अप्रवासी कामगारों के लिए अपने यूपी में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के भी लिए सहायक होगा। वहीं दफ्तर में आपदा में यूपी के मुंबई करों की सहायता का केंद्र भी बनेगा। आपको बता दें कि भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई में बड़ी संख्या में बिहार यूपी के लोग रहते हैं। वहां वे निजी क्षेत्र के अलावा असंगठित क्षेत्रों में भी काम करते हैं। ऐसे में मुंबई में यूपी के लोगों की ध्यान रखने और उनकी समस्याओं का निदान करने और आपदा के समय उनकी सहायता में ये दफ्तर काम आएगा।
राजधानी दिल्ली में बने कुतुब मीनार परिसर में कुव्वल उल इस्लामिक मस्जिद के ढांचे में लगी मूर्ति को एक बार फिर से विवाद उसमें लगा गहरा गया है। कुछ संगठनों का कहना है कि मस्जिद में उल्टी मूर्तियों से हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को काफी ठेस पहुंच रही है और इसलिए वहां से इन्हें हटाया जाना चाहिए। हिंदू संगठनों ने मंदिर के ढांचे पर लगी सभी मूर्तियों को हटाकर उन्हें प्रतिष्ठित करने की मांग की है, साथ ही पूजा करने की अनुमति भी मांगी है। इतना ही नहीं, कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ से किए जाने की भी मांग की जा रही है। आपको बता दें कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने इन मांगों को लेकर अन्य हिंदू संगठनों के साथ मंगलवार को कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा की। गोयल ने कहा कि वे हिंदू संगठनों को साथ लेकर शांतिपूर्वक वहां जाएंगे और कुतुब मीनार परिसर स्थित मंदिर के नाम से जाने वाले ढांचे को मंदिर घोषित करने की मांग करेंगे और वहां हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी धर्म के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, बस उनकी यही मांग है कि ढांचे में लगी भगवान की मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति दी जाए, वहां से मूर्तियां निकालकर एक ऐसे स्थान पर प्रतिष्ठित की जाए जहां वे पूजा कर सकें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए आज का दिन काफी अहम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से सोमवार को नामांकन दाखिल किया है। सीएम नामांकन दाखिल करने से पहले पूजा पाठ करने में लगे हुए थे और अपने आवास खटीमा से मुख्यमंत्री मां पूर्णागिरी का आशीर्वाद लेकर रोड शो के जरिए सड़क मार्ग से ही चंपावत के लिए निकले। सीएम के नामांकन के दौरान भाजपा के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहे और इस दौरान कैबिनेट के सभी मंत्री, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी चंपावत पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद टनकपुर में भी सीएम ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले के बाद अलर्ट, सीएम भगवंत मान बोले माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। श्रीलंका में गृह युद्ध के हालात, राजपक्षे सरकार के मंत्रियों नेताओं के घरों पर हमले, आगजनी, सांसद समेत 7 की मौत। यूपी के मुंबई करों के लिए खुलेगा यूपी सरकार का दफ्तर, सीएम योगी ने किया फैसला। कुतुब मीनार परिषद में हिंदू संगठनों ने पूजा करने की मांगी अनुमति, आज हनुमान चालीसा पढ़ने का किया गया है ऐलान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन के बाद टटोला जनता की नब्ज, किए गए विकास के बड़े वादे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। यमुना विकास प्राधिकरण ने यूपी सरकार को एक बड़ा प्रस्ताव भेजा है और इसके मुताबिक यमुना एक्सप्रेसवे पर अब 4 नए थाने बनाए जाएंगे। ये सभी थाने गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों में होंगे। 4 नए थाने बनने के बाद पुलिस व्यवस्था दुरुस्त होगी, अपराध और सड़क हादसों में भी कमी आएगी। इसके अलावा यमुना प्राधिकरण ने प्रस्ताव में यह भी शामिल किया है कि अब एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग और एम्बुलेंस के लिए संसाधन दोगुना किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की कोई भी समस्या का सामना मुसाफिरों को ना करना पड़े। यमुना एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग वाहनों की संख्या 14 है और इसमें से 6 जेपी और 8 यमुना अथॉरिटी के वाहन है। अब इनकी संख्या करीब 28 से 30 हो जाएगी। फिलहाल यमुना एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस संख्या 6 है, जिनको बढ़ाकर 12 से 15 के बीच किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, यमुना अथॉरिटी एक्सप्रेसवे पर विकास कार्यों को लेकर लगातार बैठक कर रही है, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों ने काफी सारे मुद्दे उठाए। यह मुद्दा भी उठाया गया है कि एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे ओवरलोड वाहनों की वजह से काफी ज्यादा होते हैं। अब इनको लेकर नई रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसके मुताबिक ओवरलोड और कम गति से चलने वाले वाहनों पर रोक लगाई जाएगी ताकि जिससे हादसों में कमी आए।
आए दिन यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे होते रहते हैं, जिसमें सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसको लेकर यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर सिंह ने यह फैसला किया है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा की दृष्टि से यातायात सुगम हो सके, इसको लेकर थाने बनाए जाएंगे। वह थाने जो सिर्फ एक्सप्रेसवे की ही सुरक्षा करें, ताकि किसी भी मुसाफिर को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। उत्तर प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी शुरू हो गई। 3 जून को यह समारोह लखनऊ में आयोजित करने की तैयारी चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने सोमवार को जानकारी दी। प्रवक्ता ने कहा कि अडानी समूह, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरानंदानी समूह, बिरला समूह, आईटीसी समूह सहित राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्ष, सीईओ, निदेशक और प्रतिनिधि इसमें भाग ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में निर्देश भी दिए। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में विगत 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश देश में औद्योगिक निवेश के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में राष्ट्रीय पटल पर उभर कर सामने आया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। अब प्रदेश को इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर लाने के लक्ष्य के साथ टीम यूपी को काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को यूपी इन्वेस्टर समिट में 4.68 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले थे। इसमें से 3 लाख करोड़ रुपए अधिक के प्रस्ताव आज धरातल पर साकार हो रहे हैं। यूपी में गर्मी का दौर जारी है, लेकिन राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में लू चलने की संभावना कम है। इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में जहां मौसम साफ रहेगा, तेज धूप निकलती रहेगी, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं पूर्वी इलाकों में कई जगहों पर आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गोरखपुर में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 मई से प्रदेश में मौसम के करवट लेने की आशंका भी है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण 11 मई के बाद बारिश की संभावना बन रही है। दूसरी तरफ यूपी के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा से मध्यम श्रेणी में। लखनऊ में मंगलवार को अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मौसम साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 109 दर्ज किया गया है। वाराणसी में अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को 1 सप्ताह पूरा हो गया है। 3 मई से यात्रा शुरू हुई थी। गंगोत्री, यमुनोत्री सहित अब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट भी खुल गए हैं, जिससे यात्रा का पूरी तरह से आगाज हो चुका है। यात्री पहले धाम यमुनोत्री में अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन कर अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में यमुनोत्री और गंगोत्री की दोनों धामों में बीते 1 सप्ताह से हजारों की संख्या श्रद्धालुओं की पहुंच रही है। यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक गंगोत्री धाम में लगभग 41,643 श्रद्धालु पहुंचे, जिसमें से 21,142 पुरुष, 19,131 महिलाएं व 1,370 बच्चे शामिल हैं। जबकि यमुनोत्री धाम में 39,144 यात्री पहुंच चुके हैं, जिनमें से 21,442 पुरुष, 16,927 महिलाएं व 775 बच्चे शामिल हैं। डॉक्टरों की माने तो धामों में पहुंचने वाले करीब 70% यात्री मेडिकल अनफिट हैं, जिनमें अधिकतर दमा, हाइपरटेंशन, शुगर के मरीज हैं, जिससे यात्रियों की मौत भी हो रही है। उत्तरकाशी जनपद के दोनों धामों व रास्ते में अब तक कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें यमुनोत्री धाम में 10 व गंगोत्री धाम में 13 लोगों की मौत हुई है। यमुनोत्री धाम में सड़क से 5 किलोमीटर की पैदल दूरी है, जहां चढ़ाई है। वैसे तो डंडी कंडी कच्चर की सुविधाएं भी हैं, लेकिन ज्यादातर श्रद्धालु पैदल ही जाना पसंद करते हैं, जिससे बीमार श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है। नोडल ऑफिसर यमुनोत्री डॉक्टर RC आर्या ने बताया कि यात्रियों का स्वास्थ्य अचानक से खराब हो रहा है, जिससे टीम को उपचार का समय नहीं मिल पा रहा। इस साल बीते कई सालों के मुताबिक ज्यादा यात्री धाम पहुंच रहे हैं। 2 साल कोरोना के चलते भी लोगों की इम्यूनिटी कम हुई और यात्री बड़े शहरों से चलकर बिना पहाड़ों के क्लाइमेट को समझे धामों में पहुंच रहे हैं, जिससे मौतें हो रही हैं। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में जिस रफ्तार से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, उससे देश में संकट खड़ा होने वाला है। राज्यपाल के पद पर रहकर सरकार के खिलाफ बोलने पर सतपाल मलिक ने 2 टूक कहा कि असली बात यही है कि सरकार के साथ भी रहो और सवाल भी उठाओ। उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत सवाल उठाता हूं, तो जिस दिन प्रधानमंत्री कह देंगे मैं पद छोड़ दूंगा, उसी दिन मैं राज्यपाल का पद
से इस्तीफा दे दूंगा। यहां मेरठ बार एसोसिएशन की ओर से पंडित नानक चंद सभागार में आयोजित अपने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मलिक ने कहा कि पूरे देश में कोई भी नेता बेरोजगारी और महंगाई पर नहीं बोलने को तैयार है। भारत सरकार चाहे तो टैक्स घटाकर महंगाई को कम किया जा सकता है। पाकिस्तान जैसे देश में भी डीजल या पेट्रोल इतने महंगे नहीं है जितने हमारे भारत में। मेरठ कॉलेज के छात्र रहे मलिक ने सक्रिय राजनीति में आने के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि मैं सेवानिवृत्ति के बाद किसानों की लड़ाई के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की पीठ की लड़ाई भी लड़ूंगा। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में कोई जानवर भी मरता है तो उसका भी शोक संदेश जारी किया जाता है, लेकिन किसान आंदोलन के समय कितने किसानों की मौत हुई मगर सरकार की तरफ से कोई संदेश नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि हालांकि बाद में प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में कदम उठाए, लेकिन अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बनाया गया, जबकि सरकार को पता होना चाहिए कि किसान आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, यह कभी भी बड़ा रूप ले सकता है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले के बाद अलर्ट, सीएम भगवंत मान बोले माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। श्रीलंका में गृह युद्ध के हालात, राजपक्षे सरकार के मंत्रियों नेताओं के घरों पर हमले, आगजनी, सांसद समेत 7 की मौत। यूपी के मुंबई करों के लिए खुलेगा यूपी सरकार का दफ्तर, सीएम योगी ने किया फैसला। कुतुब मीनार परिसर में हिंदू संगठनों ने पूजा करने की मांगी अनुमति, आज हनुमान चालीसा पढ़ने का किया गया है ऐलान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन के बाद टटोला जनता की नब्ज, किए गए विकास के बड़े वादे। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएम की बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। अयोध्या में 5 जून को मनसे प्रमुख राज ठाकरे का दौरा प्रस्तावित है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक राज ठाकरे के दौरे का विरोध अयोध्या के साधु संत और केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले उत्तर भारतीयों से राज ठाकरे माफी मांगे और उसके बाद वह अयोध्या आए। बाबरी पक्ष के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध कर रहे हैं। इकबाल अंसारी का कहना है कि उत्तर प्रदेश वासियों के साथ महाराष्ट्र में बीते दिन हुए दुर्व्यवहार और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था। अब आज उत्तर प्रदेश के धर्म नगरी अयोध्या में मनसे प्रमुख अगर आना चाहते हैं तो पहले उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। राज ठाकरे के आगमन को लेकर जहां सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मोर्चा खोल दिया तो वहीं ब्रजभूषण सिंह के साथ खुलकर इकबाल अंसारी भी खड़े हो गए। उनका कहना है कि केसरगंज सांसद हमारे बड़े भाई हैं और उनकी मांग एकदम जायज है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अयोध्या में राज ठाकरे को प्रवेश नहीं करने देंगे। राज ठाकरे के आगमन को लेकर जहां सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मोर्चा खोल दिया तो वहीं ब्रजभूषण सिंह के साथ इकबाल अंसारी भी अब उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलते हुए देखे जा रहे हैं। श्रीलंका में सोमवार को पीएम महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद भारी हिंसा भड़क उठी। इसमें सत्ता पक्ष के सांसद अमरकीर्ति अथुकोरा ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। हालिया सप्ताहों की इस जबरदस्त हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पूरे श्रीलंका में बुधवार तक कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसके बावजूद तनाव कायम है क्योंकि भारी आर्थिक संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देश में भारी आर्थिक व राजनीतिक संकट में फंस गया है। विपक्ष का आरोप है कि देश का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार इस संकट का जिम्मेदार है। श्रीलंका में संकट से राजपक्षे परिवार की छवि पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है। पीएम के अलावा उनके भाई राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के भी इस्तीफे की मांग उठ रही है। सोमवार को हुई जबरदस्त हिंसा के बाद से पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपातकाल पहले से ही लगाया जा चुका है। राजधानी कोलंबो में हिंसा पर काबू करने के लिए सेना को भी तैनात किया गया। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के मामलों में कमी आई है और इस दौरान 2288 नए केस सामने आए। वहीं 3044 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। सक्रिय केस 766 से घटकर 19,637 हो गए। सोमवार को बीते 24 घंटे में देश में 3,200 नए केस मिले हैं जबकि 29 मौतें हुई थी। मंगलवार सुबह 8 बजे अपडेट कोरोना आंकड़ों के मुताबिक
बीते 24 घंटे में 3044 लोग महामारी से उबर पाए हैं। दैनिक सकारात्मकता दर 0.47% है। 10 और लोगों की मौत के कारण देश में कुल मृतक संख्या 5,24,103 हो गई है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,31,07,689 हो गई। कुल संक्रमितों की संख्या में सक्रिय केस को देखते हुए यह 0.5% है। वहीं देश का राष्ट्रीय रिकवरी रेट 98.74% है। साल 2015 के बरगाड़ी बेअदबी केस में चार्जशीट डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने विवादित पोस्टर लगाने व पावन स्वरूप की बेअदबी करने के केसों में जमानत मांगी। शनिवार को सीजेएम मोनिका लामा की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई। बेअदबी प्रकरण से जुड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप चोरी करने के मामले में डेरा प्रमुख को पहले से ही जमानत मिली हुई है और इस केस में निचली अदालत में जमानत बॉन्ड भी भरा जा चुका है। इस याचिका के आधार पर अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की है। जानकारी के अनुसार बरगाड़ी बेअदबी मामले के समय कुल 3 घटनाएं सामने आई थी। इसमें सबसे पहले 1 जून 2015 को गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप चोरी हुआ था। उसी साल 24 सितंबर को इसी गुरुद्वारा साहिब के बाहर विवादित पोस्टर लगाया गया था और कुछ समय के बाद 12 अक्टूबर 2015 को गांव बरगाड़ी के गुरुद्वारा साहिब के बाहर पावन स्वरूप की बेअदबी की गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को चंपावत उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर लिया है और इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में उनके साथ समर्थक मौजूद रहे। श्याम पांडे सीएम धामी के प्रस्ताव श्याम पांडे बने और वहीं सीएम के लिए सीट छोड़ने वाले पूर्व विधायक कैलाश गैतोड़ी भी पूरी प्रक्रिया के दौरान उनके साथ दिखे। सोमवार को सीएम धामी के नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नामांकन से पहले सीएम ने पत्नी के साथ चकरपुर बनखंडी महादेव शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम ने रोड शो किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, सांसद अजय टमटा, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या समेत कई विधायक और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले के बाद अलर्ट, सीएम भगवंत मान बोले माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। श्रीलंका में गृह युद्ध के हालात, राजपक्षे सरकार के मंत्रियों नेताओं के घरों पर हमले, आगजनी, सांसद समेत 7 की मौत। यूपी के मुंबई करों के लिए खुलेगा यूपी सरकार का दफ्तर, सीएम योगी ने किया फैसला। कुतुब मीनार परिसर में हिंदू संगठनों ने पूजा करने की मांगी अनुमति, आज हनुमान चालीसा पढ़ने का किया गया है ऐलान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन के बाद टटोला जनता की नब्ज, किए गए विकास के बड़े वादे।